हम अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी में, अपने आप में, अपनी प्रॉब्लम्स में, अपने ख्यालों में इतना खोए रहते हैं। लेकिन थोड़ा सोच के देखिए, तो प्रॉब्लम्स तो हर किसी को हैं। हर इंसान की ज़िंदगी ही कॉम्प्लेक्स है, हर कोई जूझ रहा है। ये बात कुछ कुछ टाइम पे याद आती रहे तो मेरे पिताजी के शब्दों में अपने पैर ज़मीन पे रहते हैं। औरों की ज़िंदगी भी हमारी ही तरह कॉम्प्लेक्स है, उलझनों से भरी है। इस एहसास को जताने के लिए इंग्लिश भाषा में एक शब्द है, सॉन्डर, SONDER। अपने समाज में जितने भी स्टीरियोटाइप्स हैं, ये लोग तो ऐसे ही होते हैं। ये सारे स्टीरियोटाइप्स कहीं ना कहीं इस एहसास की कमी से ही आते हैं। हम खुद तो अपने आप को पूरा इंसान मानते हैं, लेकिन बाकी लोग ऐसे ही होते हैं। शायद अगर हम सबको ये एहसास होता रहे तो हम लोगों को इतनी आसानी से जज नहीं करेंगे और इतनी आसानी से गुस्सा भी नहीं होंगे। हम लोग गुस्सा बड़ी जल्दी होते हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं एक बूंद सागर। मैं हूं श्वेता। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रणय और आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है एलियनोर ओलिफेंट इज़ कम्प्लीटली फाइन। ये एक अंग्रेज़ी भाषा की किताब है जो कि 2017 में छपी थी। हालांकि ये किताब श्वेता और मैंने दोनों ने पढ़ी है, लेकिन श्वेता ने हाल ही में इसे दोबारा पढ़ा, तो इसलिए ज़्यादातर बातचीत श्वेता ही करेगी और मैं कुछ सवाल पूछूंगा। तो श्वेता। प्रणय ने टाइटल बता ही दिया है। टाइटल है एलिनोर ओलिफेंट इज़ कम्प्लीटली फाइन। इसमें एलिनोर जो है वो कहानी की मुख्य किरदार हैं और कहानी की नरेटर भी हैं। एलिनोर 30 साल की हैं और ग्राफिक डिज़ाइन कंपनी में काम करती हैं। सोसाइटल नॉर्म्स के हिसाब से वो कहा जाए तो एक मिसफिट हैं। उनके चेहरे पर जलने का निशान है और कहीं ना कहीं उनकी माँ के साथ जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी नहीं है। कहानी में एलिनोर अपने कलीग रेमंड से अपनी अजीब सर्कमस्टांसिस में हुई दोस्ती के बारे में बताती हैं। एलिनोर के पास से जुड़ी एक घटना है जिनका उनकी ज़िंदगी में अभी तक काफ़ी प्रभाव है और जिसका खुलासा धीरे धीरे कहानी के साथ होता जाता है। इस किताब की राइटर जो हैं गेल हनीमैन, उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात जो मुझे पता लगी। एक तो ये कहानी स्कॉटलैंड में ग्लासगो शहर में बेस्ड है और गेल हनीमैन भी स्कॉटलैंड से आती हैं। ये किताब 2017 में छपी थी और ये गेल का डेब्यू उपन्यास था। तो और इंटरेस्टिंग बात यह है कि गेल ने ये किताब अपने मिड-40s में लिखी है। ज़्यादातर राइटर्स जिनके नाम हम जानते हैं उन्होंने काफ़ी कम उम्र में लिखना शुरू कर दिया था, 20 या 30 साल के आसपास। लेकिन गेल की पहली किताब ही लगभग 45 की उम्र में छपी। तो ये मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगा और ये किताब छपते ही तुरंत काफ़ी पॉपुलर हो गई थी। 2017 में इसे एक कोस्टा फर्स्ट नॉवल अवार्ड भी मिला। तो श्वेता, जैसा कि तुमने बताया कि ये कहानी एलियनोर के बारे में है, जो कि और हमने अभी बात की कि ये स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में रहने वाली 30 समथिंग औरत है। तो हिंदी पढ़ने सुनने वालों के लिए ये कहानी क्यों इंटरेस्टिंग है? बहुत ही सही सवाल, क्योंकि जो कहानी है वो बेस्ड है ग्लासगो स्कॉटलैंड में, और पर जो कहानी का मेन थीम है वो आई थिंक हर इंसान के इतना करीब है कि खासकर क्योंकि बात की गई है मेंटल हेल्थ पर, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में। और आजकल कहीं ना कहीं हर कोई इससे किसी ना किसी स्टेज पर है जो गुज़र रहा है, जूझ रहा है। तो आई थिंक जब कोई इंसान इसे पढ़ेगा तो इससे रिलेट कर पाएगा। और एक और बात कि इतने सीरियस टॉपिक को भी जो है वो ऑथर ने इतने फ़नी वे में लिखा है कि यू विल एंजॉय रीडिंग इट, मतलब आपको मज़ा आएगा जब आप इसे पढ़ेंगे। और एक और बात कि डिप्रेशन, ट्रॉमा या बाकी जिन हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात की जाए तो आपको फैक्ट्स, नंबर्स बहुत सी किताबों में, बहुत से आर्टिकल्स में मिल जाएंगे, जिसमें कि आपको ये जानने को मिल जाएगा कि क्या सिम्टम्स होते हैं इन सब मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के, या कैसे इनसे डील किया जाए। लेकिन इस किताब में आपको जो इंसान इससे गुज़र रहा है उसके जीवन की, उसकी मनोस्थिति की और उसके थॉट प्रोसेस की एक झलक मिलेगी।
तो आई थिंक ये बहुत ही मतलब क्या कहा जाए कि आप एक इंसान जो इस चीज़ से गुजर रहा है वो डे इन डे आउट क्या सोचता है, कैसे उसे जी रहा है, कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहा है, उसकी एक झलक मिलेगी। तो ये काफ़ी नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। इस किताब में जो बात तुमने कही तो मुझे फिक्शन और नॉन फिक्शन का जो अंतर, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है, उसकी याद आई कि जैसा कि तुमने कहा कि मेंटल हेल्थ के बारे में या डिप्रेशन के बारे में किताबें पढ़ने से आपको नंबर्स पता लग जाएंगे कि ये कितना कॉमन है, या आपको सिम्टम्स पता लग जाएंगे, लेकिन एक इंसान क्या महसूस कर रहा है, इसके लिए हाँ मतलब बिल्कुल सही कहा तुमने कि ये किताब उसकी काफ़ी अच्छी झलक देती है। तो शुरू करते हैं। तुमने जैसा कि पहले भी कहा कि मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, ये सब इस किताब में डिस्कस हुआ है। तो क्या हैं इस किताब की मेन थीम्स, या किन चीज़ों के अराउंड ये किताब है? जैसे कि मैंने बताया कि मेंटल हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड जो है किताब में डिस्कस किया गया है। और एक बात जो तुमने अभी कही कि हमें ये सब चीज़ें पढ़ने को मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी आसपास जो हो रहा है हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई शायद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कोई ऐसे बहुत फिजिकल सिम्टम्स नहीं हैं जिसे देखकर आप बता पाओ कि हाँ इस इंसान के साथ शायद कुछ बुरा चल रहा है या ये एक बुरे दौर से गुजर रहा है। और इस किताब को पढ़ते हुए भी शायद स्टार्टिंग में मैं जो ये करेक्टर है एलियोनोर, इसे एक डिफाइंड बाउंड्री मतलब एक डिफाइंड कैटेगरी में नहीं डाल पाई। जैसे 1/3 किताब तकरीबन मैंने पढ़ ली थी जब तक मुझे लगा कि शायद मतलब डेफिनेटली ये थोड़ा सोशली ऑकवर्ड करेक्टर दिखाया गया है कि जो हम सो कॉल्ड नॉर्मल लोग कहा जाता है सोसाइटी में, उससे थोड़ी सी अलग हैं ये। लेकिन मुझे बहुत ही मतलब मुश्किल हुई इसे इंट्रोवर्ट वर्सेस एक मिसफिट कैटेगरी में डालने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम तक मुझे ये लगता रहा कि शायद ये इंट्रोवर्ट हैं, कि शायद इन्हें सोशल सर्कमस्टांसिस में कैसे बिहेव करना है ये नहीं आता है, या ये बहुत कंफर्टेबल नहीं है लोगों से बात करने में। तो ये तो बात हुई एलिनोर की, जो उनका करेक्टर है बेसिकली, जो मैंने बताया कि थोड़ा सा इंट्रोवर्ट कह लो या थोड़ा सा सोशली ऑकवर्ड कह लो या मिसफिट कह लो, जो भी आप कहना चाहें, क्योंकि ये इन कैटेगरीज़ की बाउंड्रीज जो हैं बहुत ही थिन हैं, मर्ज होती हैं रहती हैं। आपको मतलब बहुत ही ग्रे एरिया है, आप कंप्लीटली किसी एक इंसान को एक कैटेगरी या दूसरी कैटेगरी में नहीं डाल पाएंगे। साथ में जो दूसरा करेक्टर है इस स्टोरी में, जो मेन करेक्टर नहीं है लेकिन वो जो है एलिनोर के कलीग हैं, उन्हीं की सेम कंपनी में काम करते हैं, जिनका नाम रेमंड है। और रेमंड का करेक्टर जो है वो बिल्कुल एलिनोर के करेक्टर से अपोजिट है, कि बहुत ही लाइवली करेक्टर है, घुलने मिलने वाला, किसी से भी बात कर लेने वाला। और ऐसे लोग होते हैं ना जो ज़बरदस्ती आप लोगों की ज़िंदगी में घुस आते हैं, जिन्हें हर चीज़ जाननी होती है, इस तरह का करेक्टर, लेकिन इन अ गुड वे। मतलब ऐसा नहीं है कि जानकर वो आपका कुछ बुरा करना चाहते हैं, लेकिन हेल्पफुल वे, जिसे हम एक्सट्रोवर्ट कहा जा सकता है। कि अगर एलिनोर को मैं एक कैटेगरी में डालूं और बिल्कुल एक्सट्रीम में इंट्रोवर्ट में रखूं, तो शायद मैं रेमंड को एक एक्सट्रोवर्ट की कैटेगरी में रखूंगी, कि जो किसी से भी बात कर सकता है, इस टाइप का करेक्टर। और मुझे ये लगा कि ये शायद स्टोरी की डिमांड भी थी कि ये जो करेक्टर है रेमंड, वो इतना एक्सट्रोवर्ट हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कहानी एलिनोर और रेमंड की दोस्ती के बारे में भी है कहीं ना कहीं। और ये दोस्ती शायद नहीं हो पाती अगर एक करेक्टर इतना एक्सट्रोवर्ट नहीं होता, क्योंकि एलिनोर कभी भी खुद से किसी से कोई बात नहीं करती है, जिस हिसाब से वो सोशली ऑकवर्ड है। तो शायद एक ऐसा करेक्टर चाहिए था जो बार बार पोक कर सके कि और उनकी ज़िंदगी में, उनकी निजी ज़िंदगी में दखल दे सके और उन्हें इस तरह से ओपन कर पाए कि वो अपनी बात उनसे कह सके। तो आई थिंक ये डिमांड भी थी कहानी की, और ये दो करेक्टर्स का कंट्रास्ट भी काफ़ी अच्छा था। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो वर्ड्स मैं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत ही लूज़ टर्म में यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से किसी इंसान को एक कैटेगरी में डालना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कोई इंसान एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में इंट्रोवर्ट हो सकता है, लेकिन एक दूसरे सर्कमस्टांस में एक्सट्रोवर्ट हो सकता है। तो ये जो मैं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट टर्म यूज़ कर रही हूँ, ये बेसिकली लूज़ डेफिनेशन है, और मैं बहुत क्लियर कट बाउंड्री नहीं कह रही हूँ कि इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट।
हाँ, क्योंकि हम दोनों ही इस फील्ड के या मेंटल हेल्थ के एक्सपर्ट नहीं हैं, तो इसलिए बिल्कुल ये इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट थोड़ा सा आम बोलचाल की भाषा में जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है उस कॉन्टेक्स्ट में ही समझना चाहिए। यहाँ पे मैं एक किताब आई थी कुछ साल पहले सूजन केन की, जिसका नाम था क्वाइट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स इन अ वर्ल्ड दैट कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग। इस किताब में इंट्रोवर्ट्स की बात की गई है, तो शायद आगे हम कभी किसी कॉन्वर्सेशन में इस किताब के बारे में बात करेंगे। और दूसरा, जैसे तुमने कहा कि एक ही इंसान अलग अलग सेटिंग्स में इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों हो सकता है। तो क्योंकि हम दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च करते हैं, तो तुमने भी ये देखा होगा कि जो प्रोफेसर्स होते हैं, क्योंकि उन्हें एक बड़ी क्लास के सामने पढ़ाना होता है, लेक्चर लेने होते हैं, तो उन्हें पब्लिक स्पीकिंग की आदत होती है। और ज़्यादातर आम जनता के दिमाग में ऐसा इंसान जो पब्लिक स्पीकिंग कर सकता है वो एक्सट्रोवर्ट की कैटेगरी में आएगा। लेकिन हम दोनों ही ऐसे प्रोफेसर्स को जानते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं लेक्चर लेने में, उसके बावजूद वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही करते हैं जो कि उन्हें इंट्रोवर्ट की कैटेगरी में रखेगा। तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल सही अंतर बताया तुमने कि ये इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होना कोई मतलब ब्लैक एंड वाइट चीज़ नहीं है, ये बहुत कुछ सेटिंग पे भी डिपेंड करता है। और इससे मुझे मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि क्या कोई ऐसी टर्म है जिसे कहा जा सके प्रोफेशनल एक्सट्रोवर्टिज्म, क्योंकि ये तुम्हारे प्रोफेशन की डिमांड है कि तुम्हें एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा ताकि तुम अपना जो भी तुम्हारे थॉट्स हैं वो तुम कम्युनिकेट कर पाओ सामने वाले के लिए। तो हो सकता है कि वो इंट्रोवर्ट हो बेसिकली, क्योंकि वो अपनी जो कोर फीलिंग्स है, जिसे तुम इमोशनल फीलिंग्स कहो, वो शायद इंसान शेयर ना कर पाता हो। लेकिन प्रोफेशन की डिमांड ऐसी है कि कम से कम जो उसका इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोसेस है वो उसे कहीं ना कहीं शेयर करना पड़ेगा। तो वो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में वो एक्सट्रोवर्ट हो जाता है। ये इंटरेस्टिंग बात कही तुमने। मुझे ये पता है एक शब्द होता है एम्बीवर्ट। तो ऐसे लोग जो कि कुछ लोगों के सामने बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहुत खुल के बात करते हैं, लेकिन अनजान लोगों के सामने वो बिल्कुल इंट्रोवर्ट से हो जाते हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग इसी तरीके के होते हैं जो कि अपने सर्कल में बहुत खुले होते हैं, लेकिन अपने सर्कल से बाहर जाने में उन्हें बहुत झिझक होती है। तो ऐसे लोगों को एम्बीवर्ट कहा जाता है। जो तुमने प्रोफेशनल एक्सट्रोवर्ट की बात कही, उससे मुझे याद आया इस चीज़ का एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है अब्राहम लिंकन का। तो अब्राहम लिंकन यूएस के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने उनकी लीडरशिप में यूएस ने सिविल वॉर जीता और ब्लैक्स को फ्रीडम दी। लेकिन उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अपनी ज़िंदगी भर वो मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझते रहे। ज़्यादातर जब हम किसी पॉलिटिशियन की, किसी लीडर की या फिर इतने बड़े लीडर की बात करते हैं, हम उन्हें इंट्रोवर्ट की तरह नहीं देखते हैं, क्योंकि उन्हें इतनी लोगों से बात करनी होती है, इतने भाषण देने होते हैं। और लिंकन तो अपने भाषणों के लिए हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। लेकिन इस चीज़ पे किताबें लिखी गई हैं कि कैसे लिंकन को भी मेंटल हेल्थ इश्यूज थे। ये तुमने बहुत ही अच्छी बात कही प्रणय, लेकिन हम शायद थोड़ा सा टॉपिक से भटक जाएंगे अगर हम इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की लड़ाई में पड़ गए। तो आई थिंक बुक की ओर बढ़ते हुए एक और थीम जो कि स्टोरी में बार बार आता है वो है जजमेंटल होना, कि इंसान जो है उसके लिए कितना स्वाभाविक है दूसरों को जज करना। और देखा भी जाए तो हम एज अ ह्यूमन बीइंग, मतलब इंसान जो हम हैं, हम हर किसी को किसी ना किसी फॉर्म में हर वक्त जज कर ही रहे होते हैं, मेरे ख्याल से वो कॉन्शियसली हो या सबकॉन्शियसली हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम आते जाते हर किसी को जज कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल से कुछ साल पहले एक हिंदी फिल्म भी आई थी, जजमेंटल है क्या? हाँ। मैंने देखी नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने भी नहीं देखी है, लेकिन शायद होपफुली वो उसी के अराउंड है। लेकिन हाँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि हम इतने जजमेंटल हैं और वो जजमेंट हम किसी भी चीज़ को लेकर पास कर देते हैं कि उसने कैसे कपड़े पहने हैं, वो कैसे चल रहा है, वो कैसे बोलता है, और यू कैन मतलब बहुत सी बातें जो तुम इसमें जोड़ सकते हो कि हम हर चीज़ को लेकर किसी के भी बारे में जजमेंटल हो जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि
जब हम कोई चीज़ करते हैं तो अपने दिमाग में और औरों को दिखाने के लिए हमारे पास उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन होता है कि हमने ये इसलिए किया। लेकिन जब कोई दूसरा इंसान वही सेम चीज़ करता है तो हम उसे जज कर लेते हैं। तो ये चीज़ जो है, ये थीम जो है बुक में बार बार आया है, जिसमें कि जैसे मैंने कहा कि एलियनोर एक मिसफिट सी है, सोशली ऑकवर्ड पर्सन है। उसके कलीग उसे जज करते हैं, उन्हें लगता है कि ये थोड़ी सी ऑकवर्ड है, ये कैसे बिहेव करती है, पीठ पीछे उसकी बातें करते हैं, उस पर हंसते हैं। लेकिन साथ ही साथ एलियनोर भी उनको जज कर रही होती है। तो अलग अलग ओकेजन्स पे आप देखेंगे कि एलियनोर लोगों को जज कर रही है कि उन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं, वो उसने कैसे जूते पहने हैं। जैसे वो अपने दोस्त रेमंड को बार बार जज करती है कि ये कैसे जूते पहन के आ जाता है, टाइप्स। और यहाँ ये बात ध्यान में रखने वाली है कि एलियनोर क्योंकि बहुत ऑकवर्ड है, इसलिए वो बहुत सादा ड्रेस करती है। किसी पार्टी में भी वो बिल्कुल ही सादा कपड़ों में पहुंच जाती है। हाँ, और मतलब ये देखो कि तुम देखा जाए तो उसके कलीग्स और वो बिल्कुल अलग तरह के लोग हैं, लेकिन फिर भी यूनाइटेड है जजमेंट को लेकर कि जजमेंट जो है वो हर तरह का इंसान करता है, चाहे वो कैसा भी हो। और एक और चीज़ जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी कि जो उसे जैसे मैंने कहा कि मतलब मुझे बहुत मुश्किल हुई उसे कि ये इंट्रोवर्ट है या मिसफिट है या इसके साथ कुछ और हो रखा है, क्योंकि उसकी जो बिहेवियर है वो बहुत ही नॉर्मल होंगे जैसे लगा मुझे, जैसे कि ये जज करना। और साथ में क्योंकि आगे चलकर स्टोरी में उसे एक इंसान से पे क्रश सॉर्ट हो जाता है, प्यार तो नहीं कहेंगे लेकिन क्रश हो जाता है। और उसमें जैसे मैंने कहा कि उसके चेहरे पर एक स्कार है, तो मतलब वो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली इतनी खूबसूरत नहीं है। और जिस हिसाब से वो उस म्यूजिशियन जिसे उसे क्रश है, जिस पर उसको उसे मतलब कि उसके बारे में बताती है कि वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही चार्मिंग है, तो वो बहुत ही जजमेंटल है इन चीज़ों को लेके कि उसे जो इंसान चाहिए वो मतलब कि बहुत ही खूबसूरत, टॉल, डार्क एंड हैंडसम टाइप इंसान चाहिए। और साथ के साथ वो ये भी एक्सपेक्ट करती है कि सामने वाला जो है वो उसे उसकी ब्यूटी को लेकर जज ना करे, वो उसे उसकी इनर ब्यूटी को लेकर देखे, जो शायद एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। हम, आप और लोग, जितने भी लोग हैं, उन सब का यही तो मतलब मोटिव होता है ना कि हम दूसरे को जज करते हैं। लेकिन जब कोई दूसरा हमें जज करता है हमारी अपीयरेंस को लेकर, तब हमें लगता है कि मैं सिर्फ मेरा बाहरी चेहरा ही थोड़ी ना हूँ, मैं अंदर से तो बिल्कुल अलग टाइप का पर्सन हूँ, मुझे वैसे क्यों नहीं देख रहे हैं। तो इसलिए शायद मुझे काफ़ी मुश्किल हुई उसे एक मिसफिट कहने में। हाँ, ये चीज़ जो जजमेंटल होने वाली बात है, मैं भी इस चीज़ से काफ़ी रिलेट कर पा रहा था। और ये एक चीज़ मुझे लगी जो कि ग्लासगो में रहने वाली एक लड़की की कहानी, जिससे कि दुनिया में कोई भी रिलेट कर सकता है। तो इन चीज़ों ने एक तरीके से कहानी को यूनिवर्सल सा बना दिया है। और क्या थीम्स हैं इस कहानी में? यूनिवर्सल थीम्स की बात चल रही है तो एक और थीम, अगर तुम थोड़ा सा डीपली जाओ और थोड़ा सा और उसके बारे में सोचो, तो लोनलीनेस भी जो है वो भी एक पैरेलल थीम है बुक में, और वो भी आई थिंक यूनिवर्सल थीम है। वो भी आजकल हर जगह देखने को मिलता है, हर उम्र के लोगों में देखने को मिलता है। तो एलिनोर जो है वो तो एक लोनली कैरेक्टर है ही, क्योंकि वो 30 साल की हैं और अकेली रह रही हैं, और मल्टीपल ओकेजन पे उनके नैरेटिव से लगता है कि वो लोनली है, क्योंकि वीकेंड्स पे वो बताती हैं कि वो सिर्फ ड्रिंक करती है और घर से बाहर तक नहीं निकलती। और जब बहुत अकेला महसूस करती है तो उनके पास उनका एक पौधा है जिसका नाम है पॉली, तो वो कभी कभी उससे बात कर लेती है। तो ये काफ़ी ही सैड सिचुएशन है कि एक इंसान को एक पौधे से बात करनी पड़ रही है, ये जानते हुए कि वो कभी तुम्हें जवाब नहीं देगा। तो एक तो ये लोनलीनेस, और दूसरी बात जो एक जगह वो कहानी में बताती हैं कि जब वो वीकेंड के बाद मंडे को ऑफिस जाती हैं तो कोई उन्हें हेलो कहता है, और हेलो की रिस्पॉन्स में कुछ कहने से पहले उन्हें थोड़ा सा अपना गला साफ करना पड़ता है, क्योंकि पिछले 12 घंटे में उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा होता। तो मतलब जब मैंने ये पढ़ा तो एक तरह से उससे पहले शायद लोनलीनेस की बात भी नहीं आई थी, लेकिन जब ये मैंने बात पढ़ी कि 12 घंटे से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा है, तो कहीं ना कहीं ये बात मेरे अंदर काफ़ी मतलब सिंक कर गई कि ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बिल्कुल बात करने के लिए कोई नहीं है। मतलब कि तुम वीकेंड पर किसी से बात नहीं कर पा रहे हो। हम लोग भी, तुम रिजोनेट करोगे मेरे साथ कि यूएस में ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर वीकेंड पे हम काम पे नहीं जाते तो हम एक दूसरे से बात कर लेते हैं या हम घर पे फ़ोन कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि वो बिल्कुल अकेली हैं
तो वीकेंड पे किसी से बात नहीं कर रही हैं। तो एलिनोर के साथ एक और साइड कैरेक्टर है जिसमें थोड़ी सी लोनलीनेस झलकती है। वो है रेमंड की मदर। वो एक साइड कैरेक्टर है, बहुत ही थोड़ा सा पार्ट है, लेकिन रेमंड की मदर जो हैं वो अकेली रहती हैं और रेमंड सिर्फ वीकेंड्स पे उनसे मिलने जाता है। तो एक बार क्या होता है कि रेमंड एलिनोर को अपने साथ ले जाता है अपनी माँ से मिलने के लिए। तो उनकी माँ बहुत ही खुश होती है और स्पेसिफिकली एलिनोर से कहती है कि पिछले काफ़ी टाइम से मैंने कोई नया चेहरा नहीं देखा है, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि तुम आई। तो आई थिंक ये काफ़ी ही कॉमन है यूएस में, तो खैर काफ़ी ही कॉमन है कि जो ओल्ड एज पीपल हैं वो काफ़ी अकेले हैं, लेकिन अब ये धीरे धीरे इंडिया में भी बढ़ता जा रहा है। हाँ, जितना जितना कुछ तुमने कहा उससे मैं काफ़ी रेजोनेट कर पाया। तो जो तुमने रेमंड की माँ का जिक्र किया उससे एक चीज़ और मुझे याद आई जो कि थोड़ा सा डिटूर लगेगा, लेकिन बाद में हम शायद कनेक्ट कर पाएंगे वापस। तो ये इंडियन सोसाइटी और वेस्टर्न सोसाइटी के बीच का अंतर है कि जैसे कोविड जब था उस टाइम पे तुम्हें याद होगा कि वेस्ट के बहुत सारे देशों में, यूएस में, यूके में बहुत ज़्यादा मौतें हुई कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में भी सेकेंड वेव काफ़ी ज़्यादा डेडली थी, लेकिन वेस्ट में काफ़ी ज़्यादा मौतें हुई, जबकि वहाँ का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर है। तो एक जो एक्सप्लेनेशन इसके लिए दिया गया वो ये था कि इन देशों में बहुत सारे एजेड लोग ओल्ड एज होम्स में या नर्सिंग होम्स में रहते हैं, और क्योंकि वो ऐसी जगहें होती हैं जहाँ बहुत सारे लो इम्यूनिटी वाले लोग एक साथ हैं, इस वजह से ऐसी जगहों पे बहुत सारी डेथ्स हुई। अपने यहाँ क्योंकि एजेड लोग ज़्यादातर फैमिलीज़ के साथ रहते हैं या अकेले रहते हैं, इस वजह से शायद एक लो इम्यूनिटी वाला पॉपुलेशन का तबका अपने यहाँ बच गया। तो अब इससे मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि इंडिया में, इंडियन सोसाइटी में सब कुछ अच्छा है और यहाँ की सोसाइटी में सब कुछ ख़राब है या इसकी उल्टी चीज़ है, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि जो कि ये दिखाती हैं कि दोनों सोसाइटी में कुछ अंतर है और दोनों के पास कुछ अच्छी चीज़ें हैं। तो हम आजकल जो हमें लगता है कि थोड़ा सा वेस्ट को बहुत क्लोजली नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ यहाँ वेस्ट के जैसी हो जाए, शायद ये पूरी तरीके से अच्छा नहीं है। और जो हालांकि ये जो वीकेंड का कॉन्सेप्ट है ये वेस्ट से आया है कि हफ्ते में 2 दिन आप कुछ भी काम नहीं करेंगे, आप मज़े करेंगे, लेकिन यहाँ पिछले इतने साल से रहते हुए ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें वीकेंड से थोड़ा डर लगता है, क्योंकि वीकेंड ऐसा टाइम होगा जब वो किसी से बात नहीं कर पाएंगे। हम अपने आसपास ऐसे लोगों को जानते हैं और कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम दोनों एक दूसरे से बात कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद कई बार वीकेंड काफ़ी डिप्रेसिंग हो जाते हैं। तो ये मतलब काफ़ी रिलेटेबल पार्ट लगा मुझे। लोनलीनेस की ही टॉपिक पे अगर हम रहें तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा था कि क्या बॉलीवुड में या अपने पॉपुलर कल्चर में, हिंदी के पॉपुलर कल्चर में तुम्हें ऐसे एग्जाम्पल्स याद हैं जहाँ लोनलीनेस को किसी फिल्म में या टीवी सीरीज़ में अच्छे से दिखाया गया हो? ऐसी कोई मूवी याद तो नहीं आ रही जिसमें कि इसी टॉपिक पे बात की हो। मुझे एक मूवी याद आ रही है, लेकिन वो थोड़ी डिफरेंट थीम पे थी। उसमें अनुपम खेर थे और वो अपने बेटे से मिलने यूएस आते हैं। तो बेसिकली उनका बेटा और उनकी फैमिली यूएस में सेटल्ड हैं और वो रिटायर होके फिर उनसे मिलने यहाँ आ जाते हैं और शायद उनके साथ रहने आ जाते हैं कुछ सालों के लिए। और क्योंकि बेटा बहू तो बिजी हैं, ऑफ कोर्स उनकी लाइफ है, उनके बच्चे भी बिजी हैं, वो स्कूल जाते हैं, बेटा बहू ऑफिस जाते हैं, और वो अपनी सारी ज़िंदगी, अपनी पूरी लाइफ पीछे इंडिया में छोड़कर यहाँ आ जाते हैं। तो एक तो डिफरेंट कल्चर है और यहाँ कोई दोस्त नहीं है, तो वो फिर धीरे धीरे थोड़े से अकेलापन फील करना शुरू करते हैं। तो एक वो मूवी, मुझे नाम खैर याद नहीं आ रहा, हम लोग ढूंढ के शो नोट्स में डाल देंगे। तो बट वो थोड़े डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में थी कि वो इंडिया से यहाँ आते हैं। लेकिन अगर बॉलीवुड मूवीज़ की और बात की जाए जिसमें इंडिया में ही फैमिली है, और मतलब यूजुअली या तो इतना ग्लोरीफाई किया जाता है बॉलीवुड में कि फैमिली ऐसी दिखाई जाती है कि बहुत ही हैप्पी फैमिली है, तो शायद इस तरह की कोई मूवी मेरे दिमाग में अभी तो नहीं आ रही। मेरे दिमाग में कुछ एग्जाम्पल हैं, लेकिन उनमें
अकेलेपन को नहीं, किसी और चीज़ को एड्रेस किया गया है। जैसे कि बागबान जो फिल्म है, या फिर बागबान जैसी ही 80s में एक अवतार नाम की फिल्म आई थी जिसमें राजेश खन्ना थे। इन दोनों ही फिल्मों में एक तरीके से ये दिखाया गया है कि रिटायर होने के बाद माँ बाप थोड़े से अशक्त हो गए हैं, निर्भर हैं अपने बच्चों पे, और उस टाइम पे बच्चे उनके साथ ठीक बर्ताव नहीं करते। लेकिन अकेलापन नहीं एक्सप्लोर किया गया है। एक फिल्म जिसमें अकेलापन थोड़ा बहुत दिखाया गया है वो मेरे ख्याल से लंच बॉक्स है। लंच बॉक्स में जो वाइफ का कैरेक्टर है, जो कि खाना बना के भेजती है, क्या नाम है उस एक्ट्रेस का, निम्रत कौर। तो वो अपने घर में अकेली है, और जैसे पूरे कहानी में ज़्यादातर टाइम वो अपने घर में रहती है, और इकलौती पड़ोसन जिससे उसकी बात होती है वो भी खिड़की के थ्रू होती है, क्योंकि वो पड़ोसन सेम फ्लोर पे नहीं रहती है, वो ऊपर या नीचे रहती है, तो सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है उनकी। ऐसे ही जो इरफान खान का कैरेक्टर है वो भी अकेला है, कि उनकी पत्नी की डेथ हो चुकी है और वो भी अकेले हैं। और इंटरेस्टिंगली अभी अभी मेरे दिमाग में आया कि लंच बॉक्स में जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर है कि हेलो सर कैसे हैं आप, वो मुझे बिल्कुल रेमंड का सा कैरेक्टर लगा। हाँ, कि वो ज़बरदस्ती आके इरफान खान के पीछे पड़ता है, और बाद में रियलाइज़ होता है कि उसका भी थोड़ा सा सैड बैकग्राउंड है। लेकिन ये भी साथ में एहसास होता है कि नवाजुद्दीन टाइप का कैरेक्टर अगर ना होता तो इरफान खान मतलब अकेले बस चुपचाप रिटायर होके चले जाते। तो ये शायद एक एग्ज़ाम्पल मेरे दिमाग में है। अच्छा, एक सवाल और पूछता हूँ, क्योंकि हम अकेलेपन की बात कर रहे हैं, तो अपनी ज़िंदगी से कोई इंसिडेंट बताओ जब तुमने अकेलापन फेस किया हो। अभी जो दिमाग में आ रहा है, क्योंकि दिवाली नज़दीक आने वाली है, एक तो मुझे याद आ रहा है जब मैं मास्टर्स कर रही थी और यूनिवर्सिटी में थी, तो कुछ ऐसा, मतलब तब तक मैं हर दिवाली घर पे मनाती थी। मतलब साल में चाहे घर जाऊँ ना जाऊँ, दिवाली पे ज़रूर घर जाती थी। एक साल मुझे याद नहीं है कि क्या रीज़न था, उस साल मैं घर नहीं जा पाई थी, तो इवेंचुअली मुझे हॉस्टल में ही रुकना पड़ा दिवाली के टाइम। और ऑल्दो हॉस्टल में थोड़ा सा तो सेलिब्रेट होता है कि वार्डन आती हैं और थोड़े से दिए जलाए जाते हैं, मिठाई विठाई बढ़ती है, लेकिन फिर भी जो घर की दिवाली होती है वो कभी मतलब तुम हॉस्टल में नहीं मना पाते, क्योंकि तुम्हारे सारे फ्रेंड्स घर जा चुके हैं, तुम अकेले हो। तो मैं बिल्कुल अकेली थी, मतलब मेरा फ्रेंड सर्कल नहीं था। कुछ और लड़कियां थी हॉस्टल की जिन्हें मैं नहीं जानती थी, तो उस टाइम काफ़ी अकेलापन फील हुआ था। और आई थिंक मैं थोड़ा रोई भी थी क्योंकि लग रहा था कि अगर दिवाली भी घर पे नहीं मना सकते तो फिर क्या फ़ायदा है कि तुम इतने दूर आए हो घर से, और ये पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा है। और आई थिंक वो चीज़ अब तक भी है, क्योंकि हमेशा से दिवाली घर पे मनाई है, उसके बाद भी हर दिवाली घर पे मनाई है। एटलीस्ट पिछले 5 साल से तो यहाँ यूएस में है, तो घर पे नहीं जा पाए दिवाली पे स्पेशली। तो जब भी दिवाली आती है और या आने वाली होती है, जैसे अभी आने वाली है, तो यहाँ अकेलापन वो महसूस होता है, खासकर अगर दिवाली जो है वो वीकडेज़ पे पड़े, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटी में या आसपास कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज होता रहता है दिवाली के आसपास। इंडियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस या इंडियन कम्युनिटीज़ कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ वीकेंड्स पे ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, क्योंकि शायद सब लोग फ्री तब हो पाते हैं। तो अगर कुछ ऐसा हो कि सपोज़ करो कि दिवाली वेंसडे को पड़ी, तो वेंसडे को तुम्हें पता है, तुम्हारे दिमाग में तुम इमेजिन कर पा रहे हो कि इंडिया में क्या चल रहा है और रात में इंडिया में क्या क्या होगा, और तुम वो कहीं ना कहीं घर पे फ़ोन करके वो सब देख भी पा रहे हो। लेकिन जब तुम अपने काम पे जाते हो तो हर बाकी लोगों के लिए वो एक नॉर्मल डे है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा। उन्हें, कुछ लोगों को तो पता भी नहीं है कि दिवाली क्या है, जो इंडियंस हैं उन्हें पता है या कुछ और लोगों को पता है, लेकिन मतलब उनके लिए वो सिर्फ एक नॉर्मल दिन है। तो तब काफ़ी लगता है कि वो अकेलापन की दिवाली नहीं मना पा रहे हैं। हाँ, अभी तो बस ये 2 चीज़ें याद आ रही हैं। तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस? मेरा शायद एक जो अभी याद आ रहा है, मैं 2015 में यूएस आया था अपनी पीएचडी शुरू करने, और दिसंबर के महीने में यूनिवर्सिटी बंद हो गई थी, लेकिन कुछ वजहें थीं कि मैं इंडिया वापस नहीं जा पाया था छुट्टी मनाने। लेकिन मेरे सारे दोस्त और जिनके साथ में रहता था वो सब लोग इंडिया गए हुए थे।
या कहीं और छुट्टी मनाने गए हुए थे। तो मुझे याद है कि क्रिसमस से लेकर के न्यू ईयर तक जो 7-8 दिन का टाइम था, उसमें शायद मेरी किसी से बात नहीं हुई थी। और क्योंकि मतलब मैं यूनिवर्सिटी जाता था, तो यूनिवर्सिटी में भी कोई नहीं दिखता था, और घर पे मैं अकेला था, तो शायद वीकेंड पे मेरी घर पे बात हो जाती थी। बाकी उन 7-8 दिन मेरी किसी से बात नहीं हुई थी। और क्योंकि अपस्टेट न्यूयॉर्क में था मैं, तो वहाँ स्नोफॉल हो चुका था, तो वो काफ़ी अकेलापन मुझे इतना ज़्यादा पहली बार फील हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि तुमने शुरुआत में बताया श्वेता, कि ये किताब बहुत सीरियस थीम्स के साथ डील करती है, लेकिन उसके बावजूद उन थीम्स को बहुत फ़नी तरीके से डिस्कस करती है। तो और क्या थीम्स तुम्हें दिखी इस किताब में? कुछ और माइनर थीम्स जो कि कहा जाए कि किताब में तो इतना डिस्कस नहीं हुआ है उनके बारे में, मतलब 1 या 2 लाइंस यहाँ वहाँ कहीं, लेकिन जो मुझे लगा कि एटलीस्ट जिनके बारे में मैंने सोचा जब मैं किताब पढ़ रही थी, तो एक थीम था जो है सेक्सुअल असॉल्ट को लेकर। जैसे मैंने पहले बताया कि एलियनोर का अपनी माँ के साथ बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है। ऐसा लगता है कि उसकी माँ बहुत सपोर्टिव नहीं है, और वो अपनी माँ से बात नहीं करना चाहती है समहाउ, कि वो बस अपनी माँ को इग्नोर करना चाहती है। तो बाद में पता चलता है कि जो एलियनोर की माँ है वो सेक्सुअली एब्यूज़ हुई थी कभी, जब वो 20 साल के करीब थी। मतलब एग्जैक्टली उन्होंने बताया नहीं है एज, लेकिन अगर तुम हिस्ट्री देखो और मतलब टाइमलाइन देखो तो यू कैन जस्ट कैलकुलेट कि लगभग 20-21 साल की रही होंगी। और जब एलियनोर की माँ 20-21 साल की थी। एलियनोर की माँ जब 20-21 साल की थी, तो उनके साथ शायद रेप हुआ था, जिसकी वजह से एलियनोर शायद वॉज अ रिजल्ट ऑफ इट, कि रेप की वजह से एलियनोर ने जन्म लिया। तो ऑल्दो बस इतनी ही बात है जो मतलब उसमें कही गई है कहानी में, लेकिन जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे दिमाग में, अगर आप सिर्फ किताब को पढ़ें और इस चीज़ के बारे में जो मैं अब आगे कहने वाली हूँ उसके बारे में ना सोचें, तो शायद आपको एलियनोर की माँ पे बहुत गुस्सा आए और उनके बारे में मतलब बहुत बुरा सोचे कि ये ऐसी माँ कैसे हो सकती है, अपने बच्चे के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है, हमेशा माँ को तो सपोर्टिव होना चाहिए, माँ तो केयरिंग होती है और ये सब। लेकिन अगर थोड़ा सा इन सब चीज़ों से हट कर देखा जाए तो एक ऐसी लड़की का 20-21 साल में रेप हुआ हो और उस रेप की वजह से बच्चे ने जन्म लिया हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हें एलिनोर के माँ के साथ भी सिंपैथी हो जाती है कि वो एलिनोर को एज अ सिंगल मॉम रेज कर रही थी। वो भी दैट वाज नॉट, मतलब वो एक आउट ऑफ लव नहीं था जो जन्म था एलिनोर का, वो एक ऐसे ट्रॉमा भरे इंसिडेंट्स के बाद हुआ था जो एलिनोर के माँ के लिए तो वो एक ट्रॉमा ही था। तो जब आप उस कॉन्टेक्स्ट में उनका बिहेवियर देखते हैं एलिनोर के प्रति, तो मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ कि वो बिल्कुल सही था, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनसे सिंपैथी कर पाते हो कि वो ऐसा क्यों कर रही होगी, या शायद उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिल पाई होगी उस टाइम पे जब उन्हें चाहिए थी कि वो एलिनोर का उस तरह से ख्याल रख पाती। तो ये मतलब मेरे दिमाग में ख्याल आया। इसके बारे में बहुत ज़्यादा किताब में नहीं बात की गई है, पर ये मुझे लगा कि इस चीज़ को लेकर जो एक स्टिग्मा है, एक टैबू है कि रेप को लेकर जो औरत के साथ उसकी बाकी ज़िंदगी में होता है और उसके बाद उसकी नेक्स्ट जनरेशन पर भी उसका फ़र्क पड़ता है, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है। और एक और चीज़ जो काफ़ी सरप्राइजिंग लगी कि ये बात तो लिखी गई थी कि एलिनोर की माँ के साथ ये हुआ और उसके बाद उनके साथ मतलब एलिनोर की माँ का एलिनोर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन नहीं रहा, लेकिन उनके पिता के बारे में कोई बात नहीं की गई। बस ये था कि एलिनोर को उसके पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मतलब ये बिल्कुल ही सोसाइटी का एक सही तरह का चित्रण शॉट है ना, कि मतलब जब भी रेप होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ औरत को भुगतने पड़ते हैं, आदमी कहीं ना कहीं भुला ही दिया जाता है कि जैसे उसने तो कर्म कर दिया, अब वो फल की इच्छा नहीं रख रहा है। तो मतलब ये काफ़ी यहाँ मतलब ये कुछ दिमाग में आया था जब उसे पढ़ा था मैंने, तो मतलब मुझे कम से कम मुझे एलिनोर के माँ के साथ भी थोड़ी सी सिंपैथी हुई जो उनके साथ हुआ उस चीज़ को लेकर जो उन्होंने एलिनोर के साथ किया। मतलब दैट वाज, वो तो बिल्कुल ही गलत था, पर कहीं ना कहीं मुझे उनसे सिंपैथी हो रही थी।
ये बात जो तुमने कही उससे मेरे दिमाग में ये आया कि जब भी जैसे अपने यहाँ हम सितंबर में ये रिकॉर्ड कर रहे हैं और पिछले महीने इंडिया में कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो रेप की घटना हुई जिससे काफ़ी उसके बाद प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं देश भर में और देशों में भी, यूएस में भी कई यूनिवर्सिटीज़ में हुए हैं। लेकिन जब हम रेप विक्टिम के लिए जस्टिस की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जो फिज़िकल असॉल्ट होता है वो तो एक तरीके से अस्पताल में उसका इलाज हो जाएगा, लेकिन जो मेंटल ट्रॉमा होता है उसके बारे में हम कभी बात नहीं करते हैं। जैसे मुझे याद है कि कुछ टाइम पहले हमने एक टीवी सीरीज़ देखी थी जिसका नाम है अनबिलीवेबल। उस टीवी सीरीज़ में दो पैरेलल स्टोरी लाइन चलती हैं। एक स्टोरी लाइन ये है कि एक लड़की रिपोर्ट करती है कि उसका रेप हुआ है, लेकिन उस पे कोई विश्वास नहीं करता है, सबको लगता है कि ये झूठी कहानी बना रही है। और दूसरी पैरेलल स्टोरी लाइन ये है कि दो पुलिस ऑफिसर्स हैं, दोनों महिलाएं हैं, जो कि एक क्रिमिनल को खोज रही हैं जिसने कि एक सीरीज़ ऑफ रेप किए हैं। और मुझे याद है एक एपिसोड में उन दोनों ऑफिसर्स में से एक उस क्रिमिनल की एक विक्टिम के पास जाती है और जितनी सेंसिटिविटी के साथ वो उस विक्टिम से बात करती है और उसके बाद उस विक्टिम को सरकार की तरफ से इस चीज़ के लिए सपोर्ट मिलता है, इस चीज़ के लिए पैसा मिलता है कि वो काउंसलिंग ले, क्योंकि उसके साथ इतना बुरा इवेंट हुआ है। तो मतलब जो मुझे नहीं पता कि मेंटल ट्रॉमा जो इन इंसिडेंट्स के विक्टिम्स के को फेस करना पड़ता है उसकी समझ या उसके अराउंड कॉन्वर्सेशन अपने देश में, अपने समाज में कब आ पाएगा। हाँ, और ये तो हुई विक्टिम्स की बात। साथ ही साथ इस तरीके के इंसिडेंट्स से सोसाइटी में जो मैसेज जाता है, जैसे आरजी कर मेडिकल कॉलेज की ही जो घटना है, उससे जितनी लड़कियां या जितनी मेडिकल स्टूडेंट्स या जितनी वर्किंग प्रोफेशनल्स के अंदर डर बैठा होगा, उसके लिए क्या कहीं भी क्या कोई एक्नॉलेजमेंट है किसी भी स्तर पे कि इन्हें भी सपोर्ट की ज़रूरत है, इन्हें भी काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो ये मतलब मैं चाहूँगा कम से कम आने वाले टाइम में इन चीज़ों के अराउंड बात तो होने लगे कि सिर्फ मतलब कई बार मुझे लगता है इस तरीके के इंसिडेंट में जस्टिस जो लोग मांग रहे होते हैं वो असल में बदले की बात कर रहे होते हैं कि जिसने भी ये किया है उसे जेल में डाल दो या उसे फांसी पे चढ़ा दो। लेकिन जस्टिस तो वो होगा कि जो विक्टिम है उसे जितना सपोर्ट चाहिए उतना मिल पाए। तुमने ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कही, खासकर इस चीज़ को लेकर कि जिसके साथ वो इंसिडेंस हुआ है वो तो सफ़र कर ही रहा है। जैसे आरजी कर का इंसिडेंट अगर लिया जाए तो जिसके साथ वो हुआ वो तो फिज़िकली एंड मेंटली ट्रॉमा हुआ ही हुआ। लेकिन साथ ही साथ जो तुमने बात कही कि बाकी जितनी भी विमेन इंडिया वर्कफोर्स में हैं उन सब के साथ भी तो मेंटल ट्रॉमा हुआ है एक तरह का, कोई इसे एक्नॉलेज करे या ना करे। लेकिन ये बेसिकली एक पूरी सोसाइटी में जो 50% महिलाएं हैं उन सब पर एक तरह से असर छोड़ती हैं ऐसी घटनाएं, लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। एटलीस्ट यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में ये बात अच्छी है कि जब भी यूनिवर्सिटी में इस तरह की कोई घटना घटती है तो यूनिवर्सिटी में जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको कॉमन मेल जाता है कि अगर इस इंसिडेंट की वजह से आप किसी तरह से ट्रॉमा सफ़र कर रहे हैं जिसमें हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है लेकिन किसी और के साथ गलत हुआ है और उसकी वजह से आपको कोई ट्रॉमा लग रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो या आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, तो अगर आप काउंसलिंग लेना चाहें तो दैट इज़ अवेलेबल टू यू। तो ये तो मतलब हमारी सोसाइटी यहाँ तक तो पता नहीं कब पहुँच पाएगी। होपफुली धीरे धीरे ये बदलाव आएगा, लेकिन अभी तो जो विक्टिम है उसके लिए भी कितनी सपोर्टिव है हमारी सोसाइटी या जो ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो कि विमेन के लिए काम करती हैं। ये एटलीस्ट इन चीज़ों पे बात तो करना शुरू करनी चाहिए ताकि कुछ ना कुछ हल आगे चल कर निकले। थोड़ा आगे बढ़ें तो एक और जो माइनर थीम है बुक में
ऑल्दो इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा बात नहीं की गई है किताब में, पर क्योंकि पढ़ते हुए मेरे दिमाग में ये बात आई तो मैं यहाँ सबसे शेयर कर रही हूँ। नहीं नहीं, बताओ। मतलब मुझे लगता है कि ये जो हम बातचीत करते हैं उसका एक पर्पज़ ये है। किताब तो हर कोई पढ़ लेगा, जो शब्द पन्ने पे लिखे हुए हैं वो सबके लिए सेम है, लेकिन हमारा मकसद ये है कि हमारे दिमाग में जो ख्याल आए उन्हें डिस्कस करना। तो बताओ। अ, तो हाँ, मतलब एक और जो थीम है वो है ग्रीविंग को लेकर। तो पहले तो ग्रीविंग क्या है, तो जब भी कोई आपके आसपास आपका बहुत ही करीबी इंसान आपको छोड़कर चला जाता है, और छोड़कर चले जाने से मेरा मतलब है कि उनकी डेथ हो जाती है, तो जो उस ट्रॉमा से बाहर निकलने की जो प्रोसेस है उसे ग्रीविंग कहा जाता है। कि आपको कुछ तो टाइम लगता है उस चीज़ से क्या कहा जाए कि इस चीज़ उससे उबरने उबरने में और उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेने में, एक तरह से कि ये हो गया है। तो उसके बारे में बात की गई है। तो कहानी में सिर्फ बहुत थोड़ी सी बात हुई है कि एक साइड कैरेक्टर है स्टोरी में जिसकी डेथ हो जाती है, और एलिनोर और रेमंड उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो रेमंड अपना एक किस्सा सुनाता है, क्योंकि रेमंड के फादर की डेथ हो चुकी है। तो वो ये कहता है कि शुरू के कुछ दिन तो बस बीत जाएंगे, जिसकी फैमिली का मेंबर गया है बेसिकली, उसकी फैमिली के मेंबर्स के कुछ दिन तो बस ऐसे ही बीत जाएंगे, उन्हें समझ भी नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। क्योंकि शुरू के कुछ दिन तो क्या कहें, रिचुअल्स में, सेरेमनीज में कि ये करना है, वो करना है, लोग आए हैं, उनसे बात करनी है, ये सब कॉन्डोलेंसेस और इन सब चीज़ों में चला जाएगा, है ना। तो वो कहता है कि पहले 1-2 हफ्ते जो हैं वो तो पता भी नहीं चलते, तुम्हारे दिमाग में ये बात आती भी नहीं है कि ये इंसान चला गया है। ये चीज़ें जो हैं वो बाद में सिंक इन करना शुरू होती हैं, जब ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, लोगों का आना जाना कम होने लगता है, तुम घर में अकेले रह जाते हो, और फिर तुम्हें वो छोटी छोटी चीज़ें याद आने लगती हैं। तो ये जो बात उसने कही, ये आई थिंक, और तुमने भी शायद वो किताब पढ़ी है, शायद तुम ज़्यादा अच्छे से बात कर पाओ उसके बारे में, हाँ, ऑफ मैजिकल थिंकिंग के बारे में, क्योंकि उसमें तो खैर पूरी कहानी हाँ, का थीम, मतलब पूरी बुक का थीम ही वो है। तो श्वेता जिस किताब की बात कर रही है वो एक अमेरिकन राइटर हुई हैं, जॉन डिडियन। उनकी एक किताब है द ईयर ऑफ मैजिकल थिंकिंग। तो दिसंबर 2003, अगर मुझे सही याद है, तो दिसंबर 2003 में एकदम से अचानक जॉन डिडियन के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, और उन्होंने अगले 1 साल जो उनका एक्सपीरियंस रहा, जो उनके इमोशंस थे, वो इस किताब में लिखे हैं। और ये मतलब आज तक मैंने जितनी किताबें पढ़ी हैं उनमें से मेरी सबसे पसंदीदा किताबों में से एक है। तो कभी हम आगे इस पे ज़्यादा डिटेल में भी बात करेंगे। लेकिन एक जो बिल्कुल जो तुमने कहा कि शुरुआत के कुछ टाइम में शायद तुम इतना हक्के बक्के रह जाते हो इस चीज़ की, जितना अचानक ये होती है कि जो ग्रीविंग है, जो दुख मनाने का प्रोसेस है, वो भी कुछ टाइम बाद होता है। जैसे इस पे मुझे अभी अपने पिताजी का केस याद आता है। तो 2004 में मेरे दादाजी की डेथ हुई थी, और 2011 में मेरी दादी की डेथ हुई थी। और मुझे याद है जब 2004 में जब दादाजी की डेथ हुई थी, तो मैं तब तक घर पे ही था, और पिताजी ने घर आके बताया कि उन्होंने कहा पिताजी चले गए। और उसके बाद उस समय मैं उनके साथ अंतिम संस्कार में नहीं गया था, लेकिन मुझे बताया जाता है कि डैडी लगभग 1 दिन बाद अंतिम संस्कार के टाइम पहली बार रोए थे। इसी तरीके से 2011 में जब मेरी दादी की डेथ हुई, तब भी डैडी कई दिन बाद कोई जो 13 से पहले कुछ दिन पहले कुछ छोटी सी घर में सेरेमनी हो रही थी, तब बहुत फूट के रोए थे। तो ये जो और मतलब उससे मुझे याद आता है कि अपने यहाँ जो 13 दिन का कुछ ना कुछ फंक्शन होता रहता है, जिसमें आखिरी 13 ही होती है। शायद अपने यहाँ ही और जगह पे अलग अलग नंबर ऑफ डेज, कहीं 13 दिन का होता है, कहीं 11 दिन का होता है। तो वो एक तरीके से शायद इस चीज़ को दिमाग में रख के बनाया गया है
कि इंसान को थोड़ा टाइम लगेगा प्रोसेस होने, मतलब इस दुख का रियलाइजेशन पूरी तरह आने में, और इसलिए कुछ दिन तक जो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है वो आपके साथ रहे। और एक और चीज़ भी है कि जब आप किसी को खो देते हो तो उसका जो गिल्ट है वो भी कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है, क्योंकि अक्सर ये लगता है ना कि हम वहाँ होते तो कुछ कर लेते, या ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, या अगर टाइम से हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। मतलब हम किसी ना किसी तरह से आई डोंट नो क्या रीज़न ढूंढते हैं उस चीज़ को जस्टिफाई या वो करने के लिए कि जो हुआ है हम शायद रोक लेते उस चीज़ को। तो वो भी एक चीज़ है। और जब एलिनोर और रेमंड की ये बात हो रही थी, तो क्योंकि एलिनोर बिल्कुल अकेली है तो उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि वो जो है वो वर्ल्ड में क्या कंट्रीब्यूट कर रही है। क्योंकि उसके दिमाग में ये आता है कि अगर तो कोई इंसान फेमस है या वो सोसाइटी के लिए कुछ बहुत बड़ा काम कर रहा है तब तो सोसाइटी उसे याद रखेगी, लेकिन हम तुम्हारे जैसे जो आम लोग हैं उन लोगों के लिए अगर हमें कुछ हो जाए, सपोज कि कल को मुझे कुछ हो जाए, तो हम तो सिर्फ हमारा जो लॉस है वो सिर्फ एक पर्सनल लेवल पे किसी को फील होगा, कि जैसे जो हमारे बहुत ही डायरेक्ट रिलेटेड लोग हैं, जो कि जैसे कि हमारे माँ बाप या तुम या जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्हें वो पर्सनल लॉस होगा बेसिकली। लेकिन वर्ल्ड डजंट केयर कि क्या हो रहा है मेरे साथ अगर इन कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो एलिनोर के दिमाग में अचानक से ख्याल आता है कि मेरा तो कोई है ही नहीं, तो अगर मुझे कुछ हो जाए तो बेसिकली आई डोंट एग्जिस्ट एनी मोर। और वो काफ़ी आई थिंक क्या कहा जाए कि डिप्रेसिंग रियलाइजेशन थी उसके लिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैं ज़िंदगी में क्या ही कर रही हूँ और मतलब हाउ एम आई मेकिंग अ डिफरेंस। तो शायद उस टाइम उसे पहली बार लगता है कि पर्सनल रिलेशनशिप की क्या इम्पोर्टेंस है। ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद आपको मरने के बाद भी ज़िंदा रखती है। वो एक चीज़ थी। और आई थिंक हाँ, मतलब मैं तुम्हें कहना, तुम कहो उसके बारे में जिसके बारे में हम शायद कल बात कर रहे थे। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं अपने सुनने वालों को कहूँगा कि श्वेता को ईमेल करिए कि वी केयर फॉर यू। कल हम जो बात कर रहे थे कि इसी तरीके की चीज़ कुछ साल पहले एक एनिमेटेड फिल्म आई थी कोको। उसमें भी थोड़ी सी इसी तरीके की चीज़ थी कि एक कैरेक्टर है जो कि मर चुका है और वो एक तरीके से आत्माओं की दुनिया में है, लेकिन उस दुनिया का ये नियम है कि जब आपको याद रखने वाला हर इंसान जीवित लोगों की दुनिया से भी ख़त्म हो जाएगा तो आपकी आत्मा भी चली जाएगी। तो ये कहानी कोको फिल्म में ये एक मेन थीम है कि एक कैरेक्टर कोशिश करता है कि उसे याद रखने वाली आखिरी इंसान के मरने से पहले कुछ काम करना है। और एक और चीज़ जो बहुत साल पहले मुझे याद है, हम लोग स्कूल में थे तो कुछ तो फंक्शन में किसी ने हम लोगों से पूछा था कि आप में से कितने लोग अपने दादा का नाम जानते हैं, तो सबने हाथ उठाया। फिर पूछा गया कि आप कितने लोग पर बाबा का नाम जानते हैं, तो थोड़े कम लोगों ने हाथ उठाया। फिर पूछा कि आप लोग कितने लोग बर बाबा का नाम जानते हैं। फिर उसने बताया कि बर बाबा दादा के दादा को कहते हैं, तो मतलब 4-5 पीढ़ियाँ पीछे, तो लगभग कोई नहीं था। फिर उसने पूछा कि आप में से कितने लोग अब्राहम लिंकन का नाम जानते हैं, तो हम दोबारा लिंकन की बात कर रहे हैं, तो सबने हाथ उठाया। उसने कहा कि अब्राहम लिंकन आपके बर बाबा से भी पहले के ज़माने में हुए हैं, लेकिन आप उनका नाम जानते हैं, लेकिन अपने बर बाबा का नाम नहीं जानते। हाँ, अपने ही परिवार में किसी का नाम नहीं जानते। तो वही बात जो एलियनोर को लगी कि जब या तो आप बहुत फेमस हो कि पूरी दुनिया या बहुत सारे लोग आपका नाम जानते हैं, वरना कुछ पीढ़ियों बाद सब खत्म, किसी को याद भी नहीं रहेगा कि आप थे। तो हाँ, मतलब इसलिए एक और वजह है अपने जानने वाले, अपने साथ वाले, अपने परिवार वालों से प्यार करने की। तो अभी तक की बातचीत में हम कई बार इस तरीके से बात कर रहे थे कि एलियनोर कुछ मामलों में नॉर्मल से थोड़ा अलग है, जो भी हमारी नॉर्मल की डेफिनेशन हो सकती है। लेकिन मुझे याद है कहानी में कई जगह एलियनोर कुछ चीज़ें नोटिस करती है जिसके बाद हम खुद से सवाल करने लगते हैं कि जो सब लोग कर रहे हैं क्या सही में वो नॉर्मल है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। हाँ, अगर मैं तुम्हें
एक आधा एग्जांपल दूं कि जब मुझे लगा कि ऑल्दो वो एक सोशली ऑकवर्ड इंडिविजुअल की तरह दिखाई गई है, लेकिन जो वो बात कह रही है वो कहीं ना कहीं तुम्हें सोचने पे मजबूर करती है कि जो उसकी सोच है उसके बारे में वो नॉर्मल है या जो सो कॉल्ड नॉर्मल लोगों की सोच है वो नॉर्मल है। तो जैसे एक पैसेज में वो बात करती है कि सोशल सक्सेस क्या है, तो वो ये कहती है कि आजकल सोशल सक्सेस ये है कि तुम्हें हंसी नहीं भी आ रही है तब भी तुम सामने वाले की बात पे हंसो, अगर तुम्हें एक इंसान इतना पसंद नहीं भी है तब भी तुम उससे बात करो, और कि सोशल कनेक्शन बनाने के लिए तुम ऐसे लोगों के साथ भी टाइम स्पेंड करना पड़ता है जिनके साथ तुम टाइम बेसिकली स्पेंड नहीं करना चाहते हो। ये जो उसकी डेफिनेशन है सोशल सक्सेस की, जो कहीं ना कहीं सही है। मतलब नॉर्मल लोगों के लिए हम सोशल सक्सेस इसी को मानते हैं ना, कि अगर कोई इंसान है वो लोगों में पॉपुलर तभी हो पाता है जब वो दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बातों पे हंसे, उनके जोक्स पे हंसता रहे, या फिर उनके साथ क्वालिटी टाइम तो नहीं लेकिन टाइम स्पेंड करे। और वो कहती है कि ये सब बातें मुझे बिल्कुल मतलब निरर्थक सी लगती हैं कि ये सब क्यों करना है। अगर तुम्हें कोई इंसान पसंद नहीं है तो क्यों उसके साथ ज़बरदस्ती टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो ये बात पढ़कर कहीं ना कहीं दिमाग में आता है कि जो हम लोगों के लिए नॉर्मल है, क्या सच में ही सोशल सक्सेस का ये मतलब है कि तुम बस प्रिटेंड करते जाओ, जो तुम नहीं करना चाह रहे हो वो भी तुम करो, सिर्फ इसलिए ताकि तुम सोशली एक्सेप्ट हो जाओ। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग तुम्हें क्या कह सकते हो कि एक्सेप्ट कर पाएँ एज अ सोसाइटी। तो ये काफ़ी ही एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे लगी जो उसने कही। और जब वो बात ये कह रही थी तब मुझे लग रहा था कि शायद ये हमसे ज़्यादा नॉर्मल है। और एक और चीज़ आई थिंक वो कहीं ना कहीं टाइटल से भी रेजोनेट करता है। तो एक जगह पे, और थोड़ी देर में मैं वो पैसेज पढ़ूंगी भी, तो क्योंकि जब हम खासकर यूएस में ज़्यादा देखा गया है कि जब भी तुम किसी इंसान को आते जाते भी देखते हो तो तुम हेलो कहते हो और हाउ आर यू कहते हो। और आई थिंक अब हम लोगों की ट्रेनिंग ऐसी हो गई है कि चाहे तुम रो भी रहे हो शायद मुंह से निकलता है ओ आई एम फाइन। तो ये जो प्लेजेंटरीज हैं, ये जो फॉर्मेलिटीज़ हैं लाइफ में, ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं और इसे हमने बिल्कुल नॉर्मल कर दिया है कि तुम हर किसी इंसान से आते जाते पूछ तो रहे हो कि आप कैसे हो, लेकिन यू डोंट रियली मीन इट। तुम असल में जानना नहीं चाह रहे हो कि सामने वाला कैसा है। ये बस एक फॉर्मेलिटी है कि तुमने पूछ लिया, उसने बता दिया और फिर तुम आगे निकल लिए। तो इस चीज़ के बारे में आई थिंक एलिनोर जो कहती है वो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। तो वो कहती है कि इफ़ समवन आस्क्स यू हाउ यू आर मेंट टू से फाइन। यू आर नॉट मेंट टू से that you cried yourself to sleep last night because you hadn't spoken to another person for 2 consecutive days. Fine is what you say. तो ये ऐसी चीज़ है ना कि तुम चाहे अंदर से कैसे भी फील कर रहे हो, लेकिन जब तुम्हें सामने से कोई पूछता है कैसे हो तो तुम्हारा पहला रिस्पॉन्स होता है कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में भी तुम्हें पता है कि सामने वाला तुमसे बेसिकली जानना नहीं चाह रहा है कि तुम कैसे हो। वो बस एक सवाल कर रहा है जिसका जवाब उसके दिमाग में ऑलरेडी उसे पता है कि तुम बोलने वाले हो कि मैं सही हूँ। तो ये भी आई थिंक ये जो तुमने कहा उससे कई सारी बातें मेरे दिमाग में आई। एक तो ये कि ये जो बात तुमने कही कि यहाँ पे लोग पूछते हैं कि हाउ आर यू, और फिर तुम्हें यही जवाब देना होता है कि आई एम गुड, हाउ आर यू। तो ये एक तरीके से जो फैक्ट्रियाँ होती हैं जहाँ पे हर चीज़ एक सांचे में बनती है और एक तरीके की ही बनती है, तो ये एक तरीके से जो मतलब शुरुआत में ये चीज़ थोड़ी अच्छी भी लगती है यहाँ के बारे में कि अपने यहाँ तुम्हें राह चलते लोग तुम पे मुस्कुरा के हेलो या नमस्ते नहीं कहेंगे। यहाँ पे कई बार राह चलते लोग भी हेलो बोलते हैं। तो ये चीज़ शुरुआत में अच्छी भी लगती है, लेकिन फिर साथ में कुछ टाइम बाद ये भी समझ में आता है कि वो उनका हेलो जो है वो सांचे में ढला हुआ फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया हुआ हेलो है ना। तो मतलब मेरे ख्याल से ये सोचने वाली बात है कि क्या दोनों ये जो दो सूरतें हैं कि आप किसी अनजान से कभी हेलो या नमस्ते ना कहें, और दूसरी सूरत ये है कि आप हर किसी से कहें लेकिन वो एक फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड हेलो है, क्या कोई तीसरी सूरत हो सकती है जिसमें शायद आप सबसे ना कहें, कुछ लोगों से कहें, लेकिन वो जब आप कहें तो वो बिल्कुल दिल से आए।
तो वो सहजता कहा जाएगा, या वो अंदर से बिल्कुल जेन्युइन अच्छाई जो आप किसी अनजान इंसान को भी दे सकें, शायद वो और बेहतर स्थिति होगी। लेकिन पता नहीं वहाँ कैसे पहुँचा जाए। एक चीज़ और, तुम्हारी इस बात पे बस हाँ एक फनी बात आई है कि कहीं ये ना हो कि लोग अब ये दर्शाने के लिए कि वो दिल से हेलो कह रहे हैं, अब हेलो की जगह दिल से हेलो कहना शुरू कर दें। एक चीज़ और जो मेरे दिमाग में आई कि अपनी सोसाइटी में फिज़िकल हेल्थ को लेकर के काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब लोग सहानुभूति रखते हैं। मेंटल हेल्थ के साथ ऐसा नहीं है, और इसकी वजह शायद ये है कि मेंटल हेल्थ के साथ जूझने वाले लोगों में आपको बहुत पूरा स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। ऐसे लोग भी हैं जो अपनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से बिल्कुल ही कुछ भी नहीं कर पाते। ऐसे लोग भी हैं जो अपने काम में बिल्कुल कोई कमी नहीं दिखेगी, लेकिन उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं। और ऐसे लोग भी हैं जो कि काम में भी अच्छे हैं, और आपको बात करके भी लगेंगे कि इनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, लेकिन उन्हें भी मेंटल हेल्थ इशू हैं। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है। लेकिन एक और बात जो मेरे दिमाग में आई कि क्योंकि ये समझ नहीं है हम में कि मेंटल हेल्थ का एक स्पेक्ट्रम हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ फिज़िकल हेल्थ का भी एक स्पेक्ट्रम हो सकता है। जैसे हमारे समाज में आपको बहुत सारे लोग ऐसे बोलते मिल जाएंगे कि मेरे जानने वाले किसी की बीमारी का इस दवाई से इलाज हो गया, तो तुम्हारे किसी जानने वाले को ये बीमारी है तो उसका भी इसी से इलाज करा दो। ये इस टाइप की जो बात है, ये दो लोगों के बीच के जो अंतर होते हैं, जो कि कोई प्रोफेशनली ट्रेन्ड डॉक्टर ही समझ सकता है, उसे पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर देते हैं। उन्हें बस ये पता होता है बीमारी का नाम और दवाई का नाम, कि अगर एक इंसान में इस बीमारी पे ये दवाई कारगर हो गई तो दूसरे इंसान में भी उसी बीमारी पे वही दवाई कारगर हो जाएगी। और इसी वजह से कोविड के टाइम पे तुम्हें याद होगा कितनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैली थी। तो शायद मेंटल हेल्थ के प्रति थोड़ा और सहानुभूति जगाने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा एज अ सोसाइटी कि फ़िज़िकल हेल्थ का भी एक स्पेक्ट्रम है। फ़िज़िकल हेल्थ मतलब जैसे बचपन में 2 कॉलम्स मैच करने को आते थे, और हमेशा उसमें लेफ़्ट हैंड साइड के एक चीज़ के लिए राइट हैंड साइड की एक ही चीज़ होती थी। हेल्थ इतनी सिंपल नहीं है, फ़िज़िकल हेल्थ भी इतनी सिंपल नहीं है। तो शायद ये हमें समझनी पड़ेगी ये बात। ये जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो तुमने कहा कि 2 इंडिविजुअल्स के बीच में जो डिफरेंस है, जो वेरिएशन है, जो भिन्नताएं हैं, वो जो है वो आम इंसान कहीं ना कहीं कैप्चर नहीं कर पाता है। उसे लगता है कि क्योंकि हम दोनों इंसान हैं और क्योंकि हम दोनों को सेम बीमारी है तो ये सेम चीज़ हम पे काम कर जाएगी। लेकिन वो अब इसे इग्नोरेंस कहा जाए या फिर साइंटिफिक टेम्पर की कमी कहा जा सकता है। कहा जा सकता है कि हम ये समझते हैं कि हमारी बॉडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, लेकिन इस जानकारी को हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं। हाँ, क्योंकि हर किसी का अपना एक जेनेटिक सांचा है और उसके ऊपर से उसका अपना एक लाइफस्टाइल है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो रोल प्ले कर रही हैं। सिर्फ ये जान लेना कि हम 2 इंसान हैं और हम दोनों को ये सेम बीमारी है और इसलिए ये दवाई हम पर काम कर जाएगी, ये मतलब इसे बहुत ही सिंप्लीफाई करके कह देने वाली बात है, जो कि शायद लोग यूजुअली कर देते हैं और जो कि ज़्यादातर गलत भी होता है। हाँ, क्योंकि आजकल डेवलप्ड कंट्रीज़ में पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की बात चल रही है, जहाँ मेडिसिन एक इंसान के हिसाब से बनाई जा रही है, जो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर इंसान के लिए काम करेगी। तो शायद थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्पर जो है वो आई थिंक, हाँ, जो तुमने कहा कि लैकिंग है अभी सोसाइटी में, और वो भी एक चीज़ है जिसके ऊपर कभी बात की जा सकती है। तो श्वेता, जो मेन कैरेक्टर है इलियनोर और रेमंड का, उन पे तो हम काफ़ी बात कर चुके हैं। जितना कुछ हमने बात की, उसके अलावा क्या कोई साइड कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो, या मेन कैरेक्टर्स में ही कुछ और बात जो तुमने नोटिस की हो? आई थिंक एक बात जो मेन कैरेक्टर में दिखी, और शायद ये ऐसी ही चीज़ है कि जो हमारे साथ खुद नहीं बीती होती, वो हम मतलब दूसरे के साथ वो क्या हो रहा है हम उसके बारे में सिर्फ सोच पाते हैं कि वो किस तरह से बिहेव करेगा।
तो जैसे एलिनोर बहुत ही ऑकवर्ड है सोशली, और उसकी एक हिस्ट्री रह चुकी है ट्रॉमा रिलेटेड। हमारे दिमाग में जो एक इमेज बनती है ऐसे इंसान की, वो ऐसी बनती है जिससे हम ये सोच पाएँ कि वो हमेशा अपने आप को लेकर पिटी फील करता होगा, उसे लगता होगा कि अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मतलब जो इमेज एक मूवीज़ को देख देख कर हमारे दिमाग में बनी रहती है। लेकिन बीच बीच में एलिनोर का नरेशन में ऐसे आता है कि वो अपने आप को पिटी नहीं करती है, उसे अपने ऊपर मतलब तरस नहीं आ रहा है कि उसके साथ जो भी हुआ है लाइफ में, उसे ये नहीं लगता कि वो बेचारी है। हाँ, उसे ये नहीं लगता कि वो बेचारी है। और साथ ही साथ उसे इस चीज़ में ग्रेटिट्यूड, मतलब वो इस चीज़ को लेके शुक्रगुजार है जो भी उसे लाइफ में मिला है, कि उसे लगता है कि उसके पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना है, और उसके पास बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। और वो बात करती है इस बारे में कि इतने दुनिया में कितने ही लोग हैं जिनको ये सब भी नहीं मिल पाया है, जबकि हम अपने दिमाग में एक ऐसा करेक्टर जिसके साथ इतना कुछ हो चुका है, वो किसी और के साथ भी सिंपैथी रख सकता है। ये शायद हमारे लिए इमेजिन करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हमें ये लगता है कि जिसके साथ बुरा हुआ है वो तो अपने आप में ही इतना खोया है कि वो दूसरे के बारे में क्या सोचेगा। इस पर फिर से मुझे वही जाकिर खान की बात याद आ रही है जो हम पहले भी कर चुके हैं, कि जिसके लाइफ में बहुत स्ट्रगल है वो भी छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढ लेता है, वो भी मज़े कर लेता है। तो ये शायद हमारी समझ की कमी है, हमारी एम्पैथी की कमी है, कि हम इस तरीके की उम्मीद रखते हैं ऐसे कैरेक्टर से। लेकिन ये चीज़ भी अच्छी थी कि इस कैरेक्टर में ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि ऐसी कंडीशन में होने के बावजूद वो दूसरे से सिंपैथी कर पा रही है। हाँ, क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे होते हैं ना कि उनके साथ थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो उन्हें लगता है कि अरे बस हमारे साथ ही बुरा हो रहा है, कि अब हमें नहीं फ़र्क पड़ रहा दूसरों के साथ क्या हो रहा है, हम तो खुद ही उलझे हुए हैं। लेकिन वो इतनी उलझने के बाद भी वो दूसरे से सिंपैथाइज कर पा रही है, कि सहानुभूति रखती है दूसरे लोगों से। तो ये जो एक चीज़ थी मुझे काफ़ी अच्छी लगी उसके कैरेक्टर की। और एक और कैरेक्टर है, बहुत ही छोटा सा कैरेक्टर, बहुत ही छोटे समय के लिए। तो एलिनोर, जैसे मैंने बताया कि वीकेंड पे सिर्फ ड्रिंक करती है, तो वो ग्रॉसरीज करती है, अपनी घर के ज़रूरत का सामान खरीदती है वीकेंड पे, और शराब खरीदती है बेसिकली, ताकि वो सैटरडे संडे ड्रिंक कर सके। तो जिससे वो खरीदती है, वो जो शॉपकीपर है उसका नाम है मिस्टर दीवान। क्योंकि उसकी ये रूटीन है कि वो हर वीकेंड पे 3 दारू की बोतल और अपनी ग्रॉसरीज लेके जाती है। तो एक टाइम ऐसा होता है कि वो एक बार तो लेके जाती है, और फिर वीकेंड के बीच में आकर फिर से वो शराब खरीदने के लिए आती है, दोबारा शराब खरीदने हाँ, आती है। वो वीकेंड के 3 बीच बोतलें में। पी चुकी है, जबकि वो वीकेंड में कभी नहीं आती है, मतलब वो वीकेंड फ्राइडे नाइट में ही कर लेती है ये काम। और ये कंसिस्टेंट है, और मिस्टर दीवान क्योंकि वही हमेशा वहीं से वो लेती है तो उन्हें शायद पता है, तो वीकेंड के बीच में चली जाती है। और जिस हिसाब से उसको दिखाया गया है तो मिस्टर दीवान देख सकते हैं क्लियरली कि वो नशे में धुत है ऑलरेडी, और वो फिर से 3 शराब की बोतल मांगती है। तो वो एक बॉटल रख के टेबल पे, फिर थोड़ी देर के लिए झिझकते हैं, और फिर कहता है कि आर यू श्योर कि 3 ही चाहिए? तो वो फिर कहती है कि हाँ 3 ही चाहिए, तो वो दे देता है। तो वो जो झिझक है बेसिकली वो एक तरह से ऐसे दिखाता है कि शायद क्योंकि मिस्टर दीवान से उसकी बहुत दोस्ती नहीं है, वो बस वहाँ हर फ्राइडे को आके सामान खरीदती है और चली जाती है हाय हेलो करके, बस इतना ही दोस्ती नहीं है मतलब कोई। लेकिन फिर भी एज अ ह्यूमन शायद कहीं ना कहीं वो कंसर्न है इसको लेके कि ये ऑलरेडी तो 3 पी चुकी है और 3 और मांग रही है, तो वो कोशिश करते हैं कि शायद वो एक में ही मांगकर चली जाए। तो ये एक जो है वो एक बात हुई। उसके बाद कुछ दिन बाद क्या होता है कि एलिनोर जो है वो सोबर होने की कोशिश कर रही है, कि वो अब ड्रिंकिंग छोड़ रही है। तो फिर से फ्राइडे को वैसे ही जाती है, बहुत सारा सामान खरीदती है, लेकिन इस बार वो शराब नहीं खरीदती है। तो मिस्टर दीवान सारा सामान चेकआउट कर रहे हैं कि अच्छा ये खरीदा ये खरीदा ये खरीदा, और बिल बना रहे हैं। फिर वो देखते हैं कि शराब तो मिसिंग है, तो वो पूछते हैं कि बस यही लेना है। और उनके सवाल से ऐसा लगता है कि जैसे वो पूछ रहे हैं कि कुछ भूल गई हो क्या, मतलब शराब नहीं लेके जा रही, इस टाइप से, मतलब हिडन मीनिंग। मतलब पहली बार एलियनोर के लिए कंसर्न था, इस बार अपने लिए कंसर्न है। तो मतलब वो जो क्या कहे कि रियल लाइफ करेक्टर्स जो हैं, कि एक तरह से वो इंसान ऐसा भी है कि
कंसर्न भी है एक इंसानियत के नाते कि अरे लड़की के साथ कुछ बुरा ना हो, पर साथ ही साथ वो एक बिजनेसमैन भी है, तो वो ये भी नहीं चाहता कि उसका बिजनेस जो है मंदा पड़े। तो इस तरह का जो वो करेक्टर मुझे काफ़ी मतलब बहुत ही छोटा करेक्टर है, आई थिंक बस ये 2-3 ही कुछ जो है लाइनों का incidents कैरेक्टर है ये शायद पर से। मतलब इतना अच्छा लगा पढ़ के कि हाँ मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा था वो करेक्टर, बहुत छोटा सा। एक और बात जो मुझे अभी याद आई और वो इलिनोर से रिलेटेड ही है, उसमें वो एक वर्ड यूज़ करती है, पेवलोवियन रिस्पॉन्सेस। तो पेवलोव जो एक्सपेरिमेंट है वो शायद सबको पता है कि नहीं, तो मैं फिर भी दर्शकों को, सुनने वालों के लिए एक बार फिर से बता दूं कि पेवलोव जो थे वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि वो क्या करते थे, एक कुत्ते को खाने देने से पहले एक घंटी बजाते थे और फिर खाना उसके पास रखते थे। और वो क्या धीरे धीरे, और उन्होंने ये कंडीशनिंग करी, मतलब काफ़ी टाइम वो बार बार यही करते थे कि पहले घंटी बजाते थे, फिर थोड़े से टाइम के बाद वो खाना कुत्ते को देते थे, और ऐसा उन्होंने काफ़ी टाइम तक किया। और बाद में उन्होंने क्या किया कि सिर्फ घंटी बजाई और खाना नहीं दिया, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि कुत्ता जो है वो सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। सेलिब्रेट मतलब कि उसके मुंह में लार बनने लग गई। शुरू हो गई। तो इसे कहते हैं कंडीशनिंग हो जाना, मतलब कुत्ते के दिमाग में घंटी खाने से एसोसिएट हो गई, और उसकी एक कंडीशनिंग हो गई कि जब भी घंटी बजेगी खाना आएगा, तो वो अपने आप को तैयार करने लग जाता था खाना खाने के लिए। तो वो लार जो थी वो एक तरह से तैयारी थी खाना खाने के लिए, है ना। जब भी मेरे ख्याल से ये बहुत ये पैवलोवियन कंडीशनिंग को बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है जब भी एक काम किया जाता है कोई दूसरा बिहेवियर इंड्यूस करने के लिए लोगों में। तो इलिनोर जो है इसे जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करती है उससे शायद हम सब लोग रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि कहानी में क्या होता है कि वो किसी सोच में डूबी हुई होती है और वो काफ़ी कुछ सोच रही होती है उस वक्त। अचानक से उसके फ़ोन पे या उसके कंप्यूटर पे ईमेल नोटिफिकेशन आती है, और एकदम से वो जो भी सोच रही होती है उसको भूलकर बिल्कुल सबकॉन्शियसली वो ईमेल क्लिक करके उसको पढ़ना शुरू कर देती है। तो एक तरह से वो कंडीशनिंग हम लोगों की जो हो रखी है, मतलब इलियनोर जैसा कैरेक्टर जो कि सो कॉल्ड नॉर्मल नहीं है की डेफिनेशन से इतना दूर है, हाँ, उसको भी टेक्नोलॉजी ने इतना असर कर रखा है। इंटरेस्टिंग। तो ये मतलब आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जिससे तो हर कोई रिलेट कर पाएगा, चाहे वो इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, एम्बीवर्ट हो या कुछ भी हो। एक और बात जो कैरेक्टर्स में काफ़ी अच्छी लगी वो थी एलिनोर और रेमंड की फ्रेंडशिप। तो थ्रू आउट द स्टोरी आप देखेंगे कि उनकी फ्रेंडशिप बढ़ती ही जाती है, और जो है रेमंड काफ़ी हेल्पफुल हैं, काफ़ी सपोर्टिव हैं एलिनोर को लेकर, और बार बार स्टोरी में ऐसा लगता है कि शायद एंड में या तो एलिनोर जो है रेमंड को प्रपोज कर देगी या फिर रेमंड जो है एलिनोर को प्रपोज कर देगा, लेकिन बहुत सटल हिंट्स ऐसे लगते हैं, क्योंकि शायद ये भी हो सकता है कि मैं जिस माइंडसेट के साथ इसे पढ़ रही थी उसमें मुझे ऐसे लगा कि अरे इसकी एंडिंग तो ऐसी ही होगी, अब तो ये इसे प्रपोज कर देगा या ये इसे प्रपोज कर देगी, लेकिन बहुत ही प्लेटोनिक टाइप की रिलेशनशिप दिखाई है, और एंड भी बिल्कुल प्लेटोनिक रिलेशनशिप में ही हुआ है, विच वॉज बहुत ही अच्छा लगा मतलब जान के कि वो जो बॉलीवुड क्लीशे है कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, उसको बेसिकली रॉन्ग प्रूव किया है। तो बिल्कुल मैं भी यही कहने वाला था कि मोहनीश बहल का जो डायलॉग है मैंने प्यार किया मूवी से कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा, ये उसमें भी था हाँ, ये वहीं से। तो जो हमारी बॉलीवुड ने पैवलोवियन कंडीशनिंग कर रखी है कि कहानी के एंड में तो लड़का लड़की एक हो ही जाएंगे, तो मुझे भी ये चीज़ काफ़ी सरप्राइजिंग और अच्छी लगी कि इन्होंने गेल हनीमैन ने ये नहीं किया और दोनों अंत तक सिर्फ दोस्त रहते हैं। तो क्या तुम्हें बॉलीवुड में ऐसे लड़के और लड़की के बीच में प्लेटोनिक फ्रेंडशिप्स के केसेस याद हैं? आई थिंक एक मूवी मुझे याद है, मिस्टर एंड मिसेस अय्यर, जिसमें कि कोंकणा सेन शर्मा और राहुल बोस हैं, और जिसमें कि उनकी दोस्ती बिल्कुल इसी तरह की दिखाई है कि थ्रू आउट द मूवी तुम्हें कुछ ऐसा नहीं दिखता है कि कुछ होने वाला है, और एंड भी बिल्कुल फ्रेंडशिप पे ही हो जाता है। तो हाँ, मैं सोच रहा था तो मेरे दिमाग में मुझे तुरंत कोई एग्जाम्पल नहीं आया दिमाग में, तो हाँ मैंने देखी नहीं है मिस्टर एंड मिसेस अय्यर, देखूंगा। काफ़ी अच्छी मूवी है। तो अभी तक
श्वेता, हमने जितनी बात की है वो इन बातों पे है कि हमें इस किताब में क्या अच्छा लगा। क्या ऐसा भी कुछ था जो तुम्हें अच्छा ना लगा हो? कहानी में जो म्यूजिशियन वाला पार्ट है, जिसमें कि एलियोनोर को म्यूजिशियन पे क्रश हो जाता है और वो बिल्कुल प्यार में दीवानी, बिल्कुल टीनेजर्स सी हरकतें करना शुरू कर देती हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि शायद कहानी के लिए सही था। लेकिन एक जो वो शिफ्ट ऑफ करेक्टर दिखाया है एलियोनोर का, कि म्यूजिशियन से मिलने से पहले और एकदम से उससे मिलने के बाद जो वो चेंज होती है, या जो जिस तरह से उसकी थॉट प्रोसेस, जिस हिसाब की वो हरकतें करती है, वो मुझे लगा कि बहुत ही इंस्टेंट था, वो स्मूथ नहीं था जो शिफ्ट था। और ऐसे मतलब ऐसे लग रहा था जैसे कि मूवीज़ में दिखाते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट हुआ और फिर नेक्स्ट सीन में ही जो है करेक्टर बिल्कुल चेंज हो गया। तो वो मुझे पसंद नहीं आया। और जिस तरह से कुछ कुछ क्लीशे चीज़ें, कुछ जो कि हर बॉलीवुड मूवी में देखने को मिल जाती हैं, कि एक तो लव एट फर्स्ट साइट, दूसरा कि तुम सारे रेड फ्लैग्स जो है वो इग्नोर कर देते हो, ये सब चीज़ें मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। तो क्या तुम कहना चाहती हो कि जब फिल्मों में चश्मा उतारते ही हीरोइन सुंदर हो जाती है, वो तुम्हें पसंद नहीं है? हाँ, मतलब कि ये तो मतलब बहुत ही क्लीशे चीज़ है ना, कि तुम बस चश्मा उतार के बिल्कुल बदल जाओगे। तो उसी तरह की चीज़ की तुम किसी को देखकर बिल्कुल बदल नहीं जा सकते ना, जब तक तुम उसे बिल्कुल भी नहीं जानते हो। तो वो जो 30 साल की बहुत कैलकुलेटिव सी एलियोनोर दिखाई है पहले पार्ट में, और फिर अचानक से म्यूजिशियन को देखकर जो एकदम 16 साल की इरेशनल टीनेजर बन गई है, वो जो स्विच है, वो मुझे लगा कि थोड़ा सा बेहतर लिखा जा सकता था। मेरे ख्याल से हम काफ़ी कुछ इस किताब के बारे में बात कर चुके हैं। थैंक यू सो मच श्वेता, इतना डिटेल में ये किताब पढ़ने और इसके बारे में बात करने के लिए। तो कंक्लूजन में तुम क्या कहना चाहोगी? पूरी किताब पढ़ने के बाद जो मेरे दिमाग में आया वो सबसे शेयर करना चाहूँगी। जो एक ख्याल आया वो ये कि ज़्यादातर लोग हेल्पफुल ही होते हैं, बट शायद रोज़ की ज़िंदगी में अपनी प्रॉब्लम्स में उलझे हुए हम कहीं ना कहीं दूसरों के लिए शायद टाइम नहीं निकाल पाते हैं। इस किताब ने मुझे अपने आसपास के लोगों के बारे में अपनी राय एक बार रिविज़िट करने के लिए मजबूर किया। और मैं आशा करती हूँ कि जो लोग इन्हें पढ़े, इस किताब को पढ़ें या ना भी पढ़ें, वो भी एक बार अपने आसपास के लोगों को एक नई नज़र से देखने की कोशिश करें। अगर हम दूसरों को लेकर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो पाएँ, और दूसरा इंसान जो ऐसे किसी इशू से गुज़र रहा है वो बिना किसी झिझक या टैबू के हेल्प मांग पाए, तो ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। प्रॉब्लम्स गायब नहीं होंगी, पर शायद वो इतनी बड़ी भी नहीं लगेंगी। वेल सेड। आप लोग सुन रहे थे गेल हनीमैन की किताब एलियोनोर ओलिफेंट इज़ कम्प्लीटली फाइन पे हमारी चर्चा। अगली बार फिर से हाजिर होंगे किसी नई किताब, किसी नए टॉपिक पे बात करने के लिए, एक बूंद सागर के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, और सोचते रहिए, पढ़ते रहिए।